आपको इस चैनल पर आपको यहाँ पर जीके से संबंधित रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज होते हैं वो और यहाँ पर करंट अफेयर्स के वीडियो आपको प्राप्त किए जाते हैं। तो 6 बजे मॉर्निंग में जो है 6 to 8 यानी 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में आपको 6 बजे AM पर जो है आपको CA करंट अफेयर्स मिलेगा। और इसके बाद इवनिंग में जो है इवनिंग में 7 बजे जो इवनिंग में क्या है यानी आपको ले लीजिए 8 बजे जो PM को है यहाँ पर आपको स्टैटिक जीके से मॉडल पेपर मिलता है जो कि आपको 50 क्वेश्चन वहाँ पर दिए जाते हैं। तो आपको MCQs पर डे मिलता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए जितने भी आपके आने वाले एग्ज़ाम होते हैं सारे इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पेपर भी पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा, यहाँ से आपको 100% सफलता मिलती है। और इस चैनल पर जियोग्राफी यानी ऑल सब्जेक्ट जो है यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है। आने वाले एग्ज़ाम के लिए मैं SI का भी जो आपका कंटेंट है उसको भी मेंटेन करूँगा, जैसे आपका बहुत सारी वहाँ पर मूल विधियाँ हैं उनसे भी संबंधित जो होगा वो भी मैं अपलोड करूँगा। तो आप इस चैनल पर जुड़े रहिए। अगर नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करें। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र विदेशी कौन थे? तो ये है A आपका एंजेल मर्केल, B है बोरिस जॉनसन, C है शिंजो आबे और D है डोनाल्ड ट्रंप। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C यानी शिंजो आबे हो जाएंगे। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर 2021 में पद्म विभूषण दिए गए हैं। तो पद्म विभूषण जो दिए गए हैं इसमें से यानी 119 लोगों को प्रदान किए गए हैं। आप ज़रूर याद रखिए 119 लोगों को पद्म विभूषण प्राप्त किए गए हैं। और इसमें से एक विदेशी को पूछा गया है वो शिंजो आबे भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर दिया है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI 2021 के 16वें संस्करण के अनुसार सर्वाधिक आपदाजनक मौसम की घटनाओं के कारण सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत की रैंक क्या बताई गई है? तो यहाँ पर ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ये जारी की गई है और संस्करण 16वां है। तो इसमें पूछा गया है तो A ऑप्शन है 7वीं, B ऑप्शन है 8वीं और C ऑप्शन है 9वीं, D ऑप्शन है 10वीं। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A यहाँ पर सही हो जाएगा, अर्थात 7वीं उसमें रैंक मिली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है तो जर्मन थिंक टैंक जो है जर्मन वॉच इसको जारी करता है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की हाल ही में मंजूरी दी गई है? तो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले अगर बात करें कहाँ लागू हुई तो राजस्थान के नागौर में लागू हुई थी। ठीक है, तो अब इसको हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है वो कहाँ पर है? देखिए इसके ऑप्शन देख लें। A ऑप्शन है झारखंड, B ऑप्शन है उत्तराखंड, C ऑप्शन छत्तीसगढ़ और D ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पंचायती राज जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है ये आपका ऑप्शन D हो जाएगा यानी जम्मू कश्मीर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अगर हम इसके एक्सप्लेन थोड़ा सा और बात करते हैं, बात ये है यहाँ पर देखिए इसमें अगर बात करें तो अधिनियम जो आया था 1992 में आया था। कौन सा? 1992 में अधिनियम आया था, त्रिस्तरीय के लिए आया था। ठीक है, और ये 73वें था। कौन सा नंबर? 73वां संविधान संशोधन के तहत इसको लाया गया था। यहाँ पर आपको इतना याद रखना है। और इसमें ये बात है कि ये जो आया था 3 स्तर पे होती है। कौन कौन से होती है? एक होती है ग्रामीण स्तर पर होती है, दूसरी होती है ब्लॉक स्तर पर होती है। ठीक है, और तीसरी होती है जिला स्तर पर होती है। तो ग्राम स्तर पर जो होती है उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर मंडल परिषद या ब्लॉक समिति बोलते हैं, जिला स्तर पर जो होता है जिला परिषद होती है। इसका जो करेक्ट आंसर बताया गया है जम्मू कश्मीर राज्य को त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम को मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये आपको मैंने पहले बता दिया, आपका D ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है कि 46वें यानी 46वें जो यहाँ पर बताया गया है कि G7 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया जाएगा कहाँ किया जाएगा? A ऑप्शन लंदन, B ऑप्शन है पेरिस, C ऑप्शन है बर्लिन और D ऑप्शन है जिनेवा। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर?
ए ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात लंदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन अर्थात लंदन हो जाएगा। यहाँ पर बात करें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अतिथि के रूप में यहाँ पर इनवाइट किया था, तो इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द लैंग्वेज ऑफ हिस्ट्री संस्कृत नैरेटिव्स ऑफ मुस्लिम पास्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आपकी एक पुस्तक जो लॉन्च की गई है, ये भी आपको याद रखना है कि द लैंग्वेज ऑफ हिस्ट्री संस्कृत नैरेटिव ऑफ मुस्लिम पास्ट, ये आपकी एक पुस्तक है जो लॉन्च की गई है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख रहे हैं, राजीव मल्होत्रा, बी है आड्रे टुस्के, और सी है फैजल कुट्टी, और डी है आपका गुलाम आज़ाद। तो देखिए इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर बोलेंगे आड्रे टुस्के, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो इतिहासकार इन्होंने ये लिखा है बुक, ठीक है, जो मुस्लिम भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बने हैं और राजनीतिक दुनिया ऐतिहासिक सामग्रियों के एक निकाय के रूप में भारत में मुस्लिम शासन रहा। उनके सांस्कृतिक इतिहास को इकट्ठा करने, उनका विश्लेषण करने और उनका विचार करने का प्रयास करती ये बुक में इन्होंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग ने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में हाल ही में एक श्वेत पत्र जारी किया है। इस श्वेत पत्र का शीर्षक क्या है? क्या है इस श्वेत पत्र का? इसमें अगर बात करें, ए ऑप्शन है विजन 2035, बी ऑप्शन है निरोग भारत 2030, और सी है आयुष्मान भारत, और डी है यहाँ पर भागीदार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि विजन 2035 इन्होंने जारी किया है, ये श्वेत पत्र का शीर्षक लिया गया है। देखिए अगर हम बात करें, ये 14 दिसंबर 2020 को श्वेत पत्र जारी किया गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार जो है सदस्य थे, ठीक है। उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, सदस्य डॉक्टर वी.के. पाल और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिकांत दास यानी CEO ने संयुक्त रूप से श्वेत पत्र को जारी किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नीति आयोग की स्थापना पूछा जाता है कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। जरूर आप याद रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। ये योजना आयोग का पर स्थान बन लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 है, फोर्ब्स पत्रिका ने वर्ष 2020 में दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में हाल ही में जारी किया है। तो पूछा गया है इस सूची में शामिल किए गए भारतीयों कितने भारतीय हैं इसमें? 1 है निर्मला सीतारमण, 2 है रोशनी नादर मल्होत्रा, 3 है किरण मजूमदार शाह, और चौथा है रेणुका जगतियानी, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसमें बात करें कौन कौन से इसमें लिए गए हैं उसकी बात करें, आगे चलते हैं किसको किसको शामिल किया गया है इसमें। तो इनमें देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी लोगों को शामिल किया गया। ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, आरबीआई की चालू वित्त वर्ष 2020-21 की 5वीं द्विमासिक पत्रिका नीति की बैठक हाल ही में संपन्न हुई है। इस बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा मिलान सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। तो देखिए अगर हम बात करें इसमें सुमेलित नहीं है, ए ऑप्शन है रिवर्स रेपो रेट जो है ये दिया गया है 3.35, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर बात करें ये बिल्कुल सही है। रेपो रेट की बात करें 4.5 दिया गया है। रेपो रेट की कितने बात करें? रेपो रेट की बात करें यहाँ पर क्या दिया गया है? रेपो रेट की बात करें 4.5 थी, ये यहाँ पर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 4% की बात करी है उसने, क्या है? 4% है, ठीक है ना। CRR कैश रिजर्व रेशियो की बात करें तो CRR 3% रखी गई है, ये बिल्कुल सही है। बैंक रेट को 4.25, ये भी बैंक रेट को रखा गया है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये यहाँ पर जाकर 4% रखा गया है, तो आप इसको ज़रूर यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? संघाई सहयोग संगठन जो है SCO के शासन अध्यक्षों की परिषद की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है M वेंकैया नायडू, बी है नरेंद्र मोदी, सी है हर्षवर्धन श्रृंगला,
और डी है एस जयशंकर प्रसाद। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, वेंकैया नायडू सही हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर इस वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने की है। इस बैठक की अध्यक्षता पहली बार आयोजित की गई है। तुर्कमेनिस्तान को मेजबान भारत के विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही ट्रेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में ने हाल ही में भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी यानी बागिर को जलावर्तित किया गया है। इस श्रेणी की पनडुब्बियों का डिजाइन किस देश ने किया है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, ऑप्शन है इसके देख लेते हैं। ए है जर्मनी, बी है रूस, और यहाँ पर है सी है फ्रांस, और डी है इजराइल है। क्या है यहाँ पर? डी। तो इसमें अगर हम बात करें, ये 10 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें जर्मनी, रूस, फ्रांस, इजराइल, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, यानी फ्रांस की सरकार ने। तो जो यहाँ पर है भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी जिसका नाम है वागिर, क्या नाम है? वागिर को जो है फ्रांस की सरकार ने नौसेना में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, यानी इसको दिया गया है, नाम दिया गया है। इसका निर्माण भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत मेक इन इंडिया अभियान के तहत किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर उस स्थान का नाम बताइए, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया है। ए ऑप्शन है कौशाम्बी, बी ऑप्शन है कुशीनगर, सी ऑप्शन है बदायूं, और डी ऑप्शन है चित्रकूट। तो देखिए अगर हम बात करें मृत्यु का स्थान, कई पिछले वीडियो में मैंने बताया था यही क्वेश्चन, तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, कुशीनगर में हो जाएगा। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी में कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो आप इसको सही यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? देखिए 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर शासन किसका था? ए ऑप्शन है तोमर वंश, बी ऑप्शन है खिलजी वंश, सी ऑप्शन है सैयद वंश, और डी ऑप्शन है तुगलक वंश। तो इसका जो सही हो जाएगा तोमर वंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था, और अनंगपाल दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक। तो तोमर वंश के संस्थापक कौन थे? यानी अनंगपाल। क्या है? अनंगपाल थे। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, अनंगपाल यहाँ पर इसके संस्थापक थे। ये संस्थापक कई क्वेश्चन हैं अलग अलग पूछे जाते हैं, तो आप सभी को यहाँ पर डिटेल से ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर हम इनको याद रखते हैं तो हमारे एग्ज़ाम में बहुत हेल्प भी करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता जो है भारत आया था? 13 का ऑप्शन देखते हैं। तो 13 का क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता जो है भारत आया था? ठीक है, यह पूछा गया है। ए ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन है मोहम्मद इब्राहिम लोदी, और डी ऑप्शन है इसका अकबर। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है ये। तो ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसके शासनकाल में आए थे। इब्न बतूता कब आया था? 1333 में। कब आया था? ये 1333 में आया था। मोहम्मद क्या नाम है, ये जो है इब्न बतूता 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। वह मोरक्को का निवासी था। मोरक्को कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। ठीक है, ये याद रखना है। इसका मूल नाम है शेख फतेह अबू अब्दुल्ला या अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता था। मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया गया था? इब्न बतूता को नियुक्त किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है रविदास, बी ऑप्शन है सूरदास, सी ऑप्शन है कबीर दास, और डी ऑप्शन है विद्यापति। देखिए 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कबीर दास हो जाएगा। बीजक, इसमें साखी शब्द रामायणी जो है इन्हीं की सारी रचनाएं हैं। तो देखिए लेखक और रचनाएं, कबीर दास ने बीजक लिखा है, सूरदास ने सूरसागर, सरावली, साहित्य लहरी लिखा है। विद्यापति ने क्या लिखा है? विद्यापति ने लिखा है कीर्ति लता और कीर्ति
कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू और परिक्रमा, इस तरह की इन्होंने रचनाएं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनको देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर 15 क्वेश्चन है। अलाउद्दीन, क्या दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है आगरा, बी ऑप्शन है नई दिल्ली और सी ऑप्शन है अवध और डी ऑप्शन है वारंगल। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, अर्थात नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाने वाला इस्लामी वास्तुकला के नाम से भी जानते हैं। नई दिल्ली में सबसे पुराने स्थापत्यों में से एक है। इसका निर्माण खिजली वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन द्वारा कब किया गया था, 1311 में किया गया था। ये याद रखिएगा, 1300 कब किया गया था, 11 ईस्वी में इसको किया गया था, 1311 ईस्वी में, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बक्सर के युद्ध के बाद, अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के बाद देश के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। देखिए यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है बनारस, बी है भोपाल, सी है बहावलपुर और डी है अवध है। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद कि यहाँ पर नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राटों को सौंपा था, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत इसको रखा गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी अवध हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं, इसका एक्सप्लेन क्या है। इसका एक्सप्लेन ये है कि बक्सर का युद्ध जब कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था यहाँ पर। ठीक है, ये याद रखना है। और इसमें मुगल शासक एवं हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सरकार के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में भारतीय शक्तियां पराजित हुई हैं। इस युद्ध में मीर कासिम युद्धभूमि से भाग गया था, जबकि सिराजुद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद क्लाइव ने अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट आलम शाह द्वितीय के साथ संधि की। इनकी प्रमुख विशेषताएं भी थी। क्या क्या था, अवध के नवाब में इलाहाबाद एवं कड़ा के जिले को लेकर के मुगल सम्राट को दिए। 26 लाख कंपनी थी, 26 लाख वार्षिक पेंशन मुगल सम्राट को देगी। मुगल सम्राट बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेगी। ये आपका यहाँ पे एक्सप्लेन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था। ए है प्राथमिक शिक्षा, बी है माध्यमिक शिक्षा, सी है स्त्री शिक्षा और डी है यहाँ पर तकनीकी शिक्षा। तो देखो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी प्राथमिक शिक्षा पर जो उन्होंने बल दिया था। हेक्टर मुनरो के आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में की गई थी। किसके द्वारा, 1882 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन, क्या है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में की गई थी। ठीक है, चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार ने विल्सन हंटर की अध्यक्षता में आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग यानी हंटर शिक्षा आयोग के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित रखा गया था। इस आयोग ने प्राथमिक स्तर पर विशेष बल दिया था कार्य करने में। स्थानीय भाषा और उपयोगी भाषा में शिक्षा का सुझाव दिया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, स्वामी, यहाँ देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप इसको पढ़िएगा और याद करिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये है, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में क्या हुआ था, डैश दिया हुआ है। ए है शुद्धि आंदोलन शुद्ध किया गया था, बी है तत्वबोधनी सभा की स्थापना हुई थी, सी है रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, डी है सर्वोदय भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेन की अगर बात करें, स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। इन्होंने 1893 में शिकागो, अमेरिका में पड़ता है, आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। अमेरिका जाने से पूर्व महाराज खेतड़ी के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। इनका भाषण सुनकर अमेरिका के अखबार जो है न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि निश्चित रूप से विश्व धर्म सम्मेलन के सर्व प्रमुख व्यक्ति स्वामी विवेकानंद थे। तो इन्होंने यहाँ से लिखा है। ठीक है, जरूर आप इसको याद करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तीनों गोलमेज में सम्मेलन लेने वाले व्यक्ति कौन थे।
तो देखिए यहाँ पर ए है ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, बी है एनी बेसेंट, सी है महात्मा गांधी और डी है यहाँ पर बी आर अम्बेडकर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इसको कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। पहला कब हुआ था? पहला हुआ था, फर्स्ट हुआ था 1930 को हुआ था, जरूर इसको याद रखिएगा। दूसरा 12 नवंबर का, दूसरा हुआ था 7 सितंबर 1931 को हुआ था। तीसरा कब हुआ था? तीसरा जो हुआ था 1932 को, यानी 17 नवंबर 1932 को हुआ था, जरूर इसको आप याद रखिएगा। तो तीनों मिलकर तीनों में सम्मेलन में दलिती की ओर यानी दलितों को और बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो पूछा जाता है, तो महात्मा गांधी ने दूसरे पर जो भाग लिए थे, दूसरे पर लिए थे, और ये जो तीनों पर भाग लिए थे, कौन? तीनों पर अंबेडकर जी ने भाग लिया था। ठीक है, जरूर इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उपनयन 20 का। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य? बच्चों की एक औपचारिक नाम दिया जाता है, ए ऑप्शन है। बी है बच्चों को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं। सी है बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। डी है बच्चों का विवाह किया जाता है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ठीक है, तो उपनयन संस्कार है, इसमें किया जाता है। इसमें प्राचीन समय में, आज के समय में इस संस्कार का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है, इसमें कोई मान्य नहीं किया गया है। पहले इस संस्कार को शुद्धिकरण संस्कार के रूप में जाने जाते थे। इसके उपरांत शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रह करके शिक्षा ग्रहण करते थे। इस संस्करण के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता था। ठीक है, द्विज जनेऊ जो धारण करता है उसको द्विज भी बोलते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 है। भारत ने पृथ्वी के धरातल पर कितना प्रतिशत यानी घेरा है? पृथ्वी के धरातल कितना प्रतिशत? इंपॉर्टेंट, कल मैं ये क्वेश्चन आपको बताया भी हूँ, पिछले वीडियो मैंने देखा है, आपने ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया है। तो देखिए, ए ऑप्शन है 3.5, बी ऑप्शन है 4.4, सी ऑप्शन है 5.4 और डी ऑप्शन 2.4। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि भारत ने पृथ्वी के धरातल पर 2.4% घेरा है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से 17.7 भाग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जनसंख्या में 17.75 है, अगर क्षेत्रफल में बात करें तो 2.4% यहाँ पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 का है। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? ए ऑप्शन है सतपुड़ा, बी ऑप्शन है नीलगिरी, सी ऑप्शन है अरावली, डी ऑप्शन है बिंद। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरावली जो है राजस्थान में पड़ती है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में है, ये सबसे पुरानी चट्टानों से बनी हुई है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। तो माउंट आबू पर है गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिएगा, अरावली के पश्चिम की ओर से माही और लूनी नदियाँ, दो नदियाँ निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण से गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती है। तो अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है, जरूर आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का रूट किस नदी बेसिन को आ जाए? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन है दामोदर, बी ऑप्शन है हुगली, सी ऑप्शन है गोदावरी और डी ऑप्शन है स्वर्णरेखा। तो 23 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दामोदर नदी बेसिन कोयले की उपलब्धता के कारण, यानी दामोदर नदी भारत का रूर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। दामोदर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से 610 मीटर की ऊंचाई से निकल करके 290 किलोमीटर झारखंड में प्रवेश करती है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और ये हुगली में जा करके मिल जाती है। ठीक है, पहले दामोदर नदी अपनी बाढ़ के लिए कुख्यात थी, जिसके कारण इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता था। तो ये भी आप जरूर याद, पहले कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का कारण क्या है? ए ऑप्शन है मैग्नीशियम की बहुतायत, बी ऑप्शन है संचित ह्यूमस और इसमें सी है फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति और डी है फास्फेट की बहुतायत। तो सी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति 24 का हो जाएगा। यहाँ पर लाल मिट्टी का जमाव पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसमें मुख्यतया सिलिका तथा आयरन की अधिकता होती है, जो ऑक्सीकृत होने के पश्चात लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है।
जलयोजित रूप में यह मिट्टी पीली दिखाई देती है। यह मिट्टी जो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में पाई जाती है। ऐसी मिट्टी में कपास, दाल, गेहूं तथा मोटे अनाज की उपलब्धता बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो आप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? जीविका कृषि, और मिनिमलिस्म खेती, सी है कोटा खेती, डी है संस्थागत खेती। तो इसका जो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जीविका कृषि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, अर्थात जीविका कृषि हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें, कृषि का एक प्रमुख प्रकार है जीविका, जो है जीविका कृषि का एक प्रकार है। कृषि के इस प्रमुख खाद्यान्न उत्पादन केवल कृषक अपने ऊपर यानी निर्भर होने वाले परिवार के भरण पोषण के लिए करता है। इस तरह से करेक्ट आंसर, मैंने इसको जियोग्राफी जब पढ़ाया था तो वहाँ पर इसको बताया हूँ बहुत अच्छे से। जियोग्राफी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल जो है अवस्थित है? सबसे लंबा पुल, ए है रामेश्वरम, बी है चेन्नई, सी है मुंबई और डी है विशाखापत्तनम। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। देखिए अगर आप बात करें सबसे पुराना जो है यहाँ पर पुल बनाया गया है, मुंबई में बनाया गया है, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो 27 का क्वेश्चन नंबर है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ए ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, सी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए संविधान सभा के पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो आपके हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। यानी सिन्हा जी को जो है ये क्या बनाया गया था, ये यानी संविधान सभा के पहले अध्यक्ष के रूप में इनको बनाया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको एग्ज़ाम में मिलना ही मिलना है। तो संविधान सभा के जो बनाए गए थे इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। और आगे इसमें अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन कई बार रिपीट किए हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जिसकी अगर हम बात करें, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 की। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1900 कब हुई थी? 1946 को इसकी बैठक हुई थी। तो ये भी आपको यहाँ याद रखना है। 9 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की पहली बैठक यहाँ पर हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर बात करें 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, ठीक है। ये भी याद रखना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? बी आर अम्बेडकर हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी इनको कहा जाता है। अगला देखते हैं, भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य सिविल कोड का प्रावधान किया गया है। यहाँ सामान्य सिविल कोड का प्रावधान किया गया है, तो वह भारत का राज्य मात्र एक राज्य बताना है। कौन सा राज्य है? वह आपका राज्य कौन सा है? तो वह आपका राज्य है आपका कहाँ है? ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन है गोवा, बी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सी है केरल और डी है आपका असम। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, यानी गोवा है, ठीक है। तो यहाँ पर समान नागरिक संहिता अथवा समान आचार संहिता का अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर कानून होता है, जहाँ सभी धर्म के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। भारत के एकमात्र राज्य गोवा में सामान्य सिविल कोड का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो जरूर याद रखिएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए लोकसभा और राज्यसभा दो पूछा जाता है। तो यहाँ पर राज्यसभा की बात हुई है, ए ऑप्शन है 25, बी है 30 और सी है आपका 31 और डी है आपका 35। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए संविधान सभा के अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। अनुच्छेद 84 के अनुसार दिया गया, किसके अनुसार? अनुच्छेद 84 के अनुसार जो है राज्यसभा का यहाँ पर क्या बन सकता है? सदस्य बन सकता है। तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष होना चाहिए, ऐसी कोई अनर्हताएँ हो जो संसद द्वारा मांगी गई, सारी संसद द्वारा जो जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी उसकी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ए केंद्रीय कानून मंत्री, बी है विधि सचिव होता है, सी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और डी है यहाँ भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखिए अगर हम बात करें, महान न्यायवादी भारत का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? महान न्यायवादी जो होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं,
इसको महान्यायवादी बोलते हैं। ठीक है, ये विधि के उन विषयों पर सुझाव देता है एवं उन कार्यों को संपन्न करता है जो राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति, योग्यता, पदोन्नति, वेतन और अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इस समय के वेणुगोपाल 2017 से अभी तक हैं। और अनुच्छेद 76 क्या रखना है, अनुच्छेद की अगर बात करें, अनुच्छेद इसको क्या रखना है, 76 में महान्यायवादी वर्णन का वहाँ पर उल्लेख किया गया है, जरूर याद रखिएगा। भारत में कह रहा है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम राज्य 2 राज्य कौन कौन से हैं। ए है ऑप्शन राजस्थान महाराष्ट्र, बी है राजस्थान और पश्चिम बंगाल, सी है राजस्थान और आंध्र प्रदेश और डी है इसमें राजस्थान और पंजाब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, अगर बात करें पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य जो हैं आंध्र प्रदेश और यहाँ पर है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश थे। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। भारत में पंचायती राज्य के अंतर्गत त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था निहित होती है। 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को ये राजस्थान के नागौर से स्टार्टिंग हुई। तो जरूर आप इसको याद रखिए। तो इसमें आंध्र प्रदेश आता है और राजस्थान आता है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, कई बार क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर आप देखिएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है संसद, बी है प्रधानमंत्री, सी है राष्ट्रपति और यहाँ पर डी है उपराष्ट्रपति। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। यानी राष्ट्रपति के द्वारा ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के जो होता है ये करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ और एक्सप्लेन देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 324 क्या है? 324 में इसका अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। 324 में निर्वाचन के विषय में प्रावधान किया गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति आप जानते हैं राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो निर्वाचन आयुक्त इस समय हैं सुशील चंद्र हैं। तो आप जरूर इसको याद रखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतया किसान क्रेडिट कार्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्गत नहीं किया जाता है? ए है नाबार्ड, बी है व्यापारिक बैंकों द्वारा, सी है सहकारी बैंकों द्वारा और डी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा। देखिए, 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, नाबार्ड। नाबार्ड एक जो है स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ बैंक की है, तो इसलिए बैंक आप याद रखिएगा। ठीक है, तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लक्ष्य है कि किसानों को फसल की जरूरत तथा साथ में फसलोत्तर गतिविधियों के लिए आवश्यकतानुसार और समय पर कम लागत व प्रभावी तरीके से ऋण सहायता मुहैया कराना है। ठीक है, इसके अंदर बैंक शाखा ऐसे किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी करता है जो अन्यथा फसल उत्पादन संबंधी गतिविधियों और अन्य फसलोत्तर गतिविधियों के लिए अल्पावधि के पात्र होते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जो है किसानों का पर्याप्त समय पर ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो ये आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप जरूर इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन नंबर है। क्या कह रहा है कि राज्य की यानी सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता है? ए है सीमा शुल्क, बी है बिक्री कर और सी है आयकर और डी है यहाँ तक उत्पाद शुल्क। देखिए, 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हो जाएगा। यानी उत्पाद शुल्क के द्वारा ज़्यादा इसको सरकार को फायदा होता है। सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है। उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। क्या होता है? ये जो होता है अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट कर होता है। अप्रत्यक्ष कर माना गया है, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है। उत्पाद शुल्क में काफ़ी सुधार ये लागू होने से आया है, क्योंकि इसमें एक माध्यम कर की दर लागू की गई है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन नंबर है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में कह रहा है कौन सी 9 मई 2015 को प्रभावी नहीं की गई है? 9 मई। तो ए है अटल पेंशन योजना, बी है जीवन सुरक्षा योजना और यहाँ पर सी है जीवन ज्योति योजना और डी है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसका जो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना जो स्टार्ट की गई थी, कब स्टार्ट की गई थी? ये आपकी योजना 25 जून 2015 को चालू हो गई थी। ठीक है ना, ये आपको यहाँ पर पूरा डिफरेंट है। और अटल पेंशन योजना 9 मई को, ये सारी जो योजनाएं हैं ये अटल पेंशन हो गया, जीवन ज्योति हो गया और यहाँ पर जीवन ज्योति जीवन सुरक्षा योजना जो है यहाँ पर स्टार्ट की गई थी, जरूर याद रखिएगा। अगला देखना है हमारे राज्य की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? ए है तकनीकी वर्ष, बी है कि विकास वर्ष और सी है किसान वर्ष और डी है स्वच्छता वर्ष।
देखिए 15 और 16 को जो घोषित किया गया था ये किसान वर्ष के रूप में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, किसान वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब थे 15 और 16 को जो है इसमें वर्ष घोषित किया गया था और ग्रामीण किसानों के लिए यूपी का 75% बचत रखा गया था इसमें। अगला 37 का है, भूकंप के निम्न में से कौन सी तरंगें सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं? ए है पीप तरंगें, बी है सतही तरंगें, सी है एस तरंगें, इनमें से कोई नहीं। देखिए 37 की बात करें, इसका करंट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सतही तरंगें हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारितंत्र के दो मूल घटक कौन से हैं? ए है पौधे एवं प्राणी, बी है जीवी और अजीवी, और सी है या पौधे और प्रकाश, और डी है घास पात एवं सूक्ष्म जीव। देखिए 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवी और आजीवी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अभी एक्सप्लेन करते हैं पारितंत्र होता क्या है। 1935 में एजी ट्रांसले द्वारा पारितंत्र के संकल्पना प्रस्ताव की गई है। ट्रांसले के अनुसार पारितंत्र के दो मूल घटक बताए गए थे, एक होता है जैविक होता है, एक अजैविक होता है। तो यही इसमें घटनाएं हैं, जैविक और अजैविक की बात यहाँ पर की गई है। चलिए अगला क्या होता है, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्न में से किस कारण होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, वैश्विक तापन होता है, ओजोन रिक्तीकरण होता है, आबादी बढ़ना होता है। वनों की कमी, ये ऑप्शन इसका 39 का हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं वनों की कमी, वनों की जगह कमी होगी, जब आबादी बढ़ेगी तो रहने के लिए वन काटे जाएंगे, लकड़ी के लिए वन काटे जाएंगे। नगरीकरण से भी होता है प्रदूषण का बढ़ना, प्रदूषण जो होता है इसी की वजह से होता है। जब प्रदूषण पेड़ कटेगा तो प्रदूषण की मात्रा वहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य रूप से किया जाता है? 40 का जो करेक्ट आंसर, देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है, तमिलनाडु पहला और एकमात्र राज्य है जहाँ छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचे का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य रूप से किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पास्कल इकाई है किसकी है? आर्द्रता की है, ऑप्शन ए है, बी है दाब की है, सी है वर्षा की, और डी है यहाँ पर तापमान। तो पास्कल यानी दाब का मात्रक हो जाएगा। पास्कल इकाई होती है, दाब का मात्रक पास्कल होता है या इकाई होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर बात करें फ्रांसीसी वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे कौन? ब्लेज पास्कल, उन्हीं के नाम पर ये जो नियम दिया गया था, इन्हीं के नाम पर दाब का मात्रक भी रख दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42 का क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत प्रदूषण को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? उस उपकरण का कह रहा है नाम बताना है। किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए है ओम मीटर होता है, बी है वोल्ट मीटर होता है, सी है अमीटर होता है, डी है गैल्वेनोमीटर होता है। देखिए अगर 42 की बात करें इसका हो जाएगा ओ मीटर हो जाएगा, ओ मीटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ओम मीटर का उपयोग किया जाता है, विद्युत प्रतिरोध यानी ओम का प्रयोग किया जाता है। कुछ अनुमात्रक जैसे वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के विभवांतर नापते हैं, अमीटर विद्युत धारा को मापते हैं, गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को मापा जाता है। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट किए गए हैं, कई बार बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करना है, ज़रूर आपको याद रखना है। चलिए हमारा पीएच कह रहा है, हमारा पीएच यानी हमारे शरीर का जो पीएच है किसके भीतर काम करता है? ठीक है, किसके भीतर काम करता है? कूद नहीं, हमारा शरीर का पीएच कितना होता है, पीएच शरीर के भीतर कितना मापा गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें ए है 8 से लेकर के 9, बी है 6 to 7, सी है 7 से लेकर के 7.8 और यहाँ पर डी है 6 से लेकर के 6.8। तो देखिए 43 का करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, यानी 7 से लेकर के 7.8 तक मापा गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी पीएच, सबसे पहले 1909 में कार्ल्सबर्ग लेबोरेटरी के रासायनिक साथ सेरेन पेडर लॉरिस्टज या सोरेनसन ने प्रस्तुत किया था। मानव शरीर का पीएच इतना दिया गया है, आपको मैंने पहले बता दिया है। देखिए अगर अम्लीय और क्षारीय दो घटनाएं होती हैं, अम्लीय तो अम्लीय जो होता है, अम्लीय का पीएच 7 से यानी कम होता है। ठीक है, 7 से कम होगा,
और ये क्षारीय का जो पीएच अगर बात करें तो ये 7 से ऊपर, जितना भी होगा 7 से ऊपर जो होगा वो क्या होगा, वो क्षारीय होगा, अम्लीय होगा, 7 से कम होगा उसका पीएच मान। चलिए एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम बताइए। ए ऑप्शन है बॉक्साइट, बी ऑप्शन है कैल्साइट, सी ऑप्शन है कैलेमाइन और डी ऑप्शन है गैलेना। तो इसका जो करेक्ट है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा 44 का। ठीक है, तो एल्युमिनियम का जो अयस्क बताया गया बॉक्साइट होता है और इसके अन्य अयस्क भी हैं, क्रायोलाइट हो गया और डोरंडम हो गया तथा डायस्पोर, ये सब इस तरह से हैं। जबकि गैलेना, लेड, कैल्साइट, कॉपर तथा कैलेमाइट जिंक के अयस्क हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। अगला कहते कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है, कह रहा है। कौन सा ऐसा पक्षी है जो विश्व का सबसे अंडा देता है? ए है हॉर्नबिल, बी है हमिंग बर्ड, सी है गल और डी है कठफोड़ा। तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, हमिंग बर्ड हो जाएगा। हमिंग बर्ड जो है सबसे छोटा अंडा देता है। यह चिली के वनों में पाया जाता है, जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एल्यूमिना प्राप्त होता है? ए ऑप्शन है मैग्नीशियम, बी है लोहा, सी है जस्ता और डी है सीसा। तो 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी हो जाएगा लोहा हो जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें, किसकी बात करें, एल्यूमिना का अर्थ होता है शरीर में खून की कमी, या यहाँ पर बात करें एनीमिया है। क्या है? एनीमिया है। एनीमिया जो होता है ये शरीर में किस कमी हो जाता है? खून की कमी हो जाती है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का एक ऐसा तत्व हो जाता है शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है, इसकी मात्रा 12 से 16% तक होती है पुरुषों में और महिलाओं में 11 से 14% पाई जाती है। तो महिलाओं में कम मात्रा में पाई जाती है। लौह तत्व वाली चीज़ों का उचित मात्रा में सेवन न करने से एनीमिया नामक प्रमुख बीमारी हो जाती है। एनीमिया के कुछ कारण और भी हो सकते हैं, जैसे शरीर से अधिक खून का निकल जाना, माहवारी में अधिक मात्रा में खून रिस जाना, बार बार गर्भ धारण करना एनीमिया के प्रमुख कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहेली दी गई है, यदि पहेली यहाँ पर दी गई है समाधान, तो निबंध का क्या होगा यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें जो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, देखिए हल, बी है लिखवाना और यहाँ सी है अनुवाचन और डी है लिखना हो जाएगा। तो निबंध से लिखते हैं, पहेली से समाधान होता है हमारा। ठीक है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी कोड भाषा में रमेश को ये लिखा जाता है, रमेश को क्या लिखा जाता है? TBNFTJ के रूप में लिखा जाता है। MITLA मिताली को लिखा जाता है NJBBNJ के रूप में लिखा जाता है। तो शब्द को कह रहा है रणबीर को किस रूप में लिखा जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी है, तो आप इसको जो आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा कोडिंग करके। यदि कल के बाद का दिन 49 का जो क्वेश्चन है, ये कल के बाद का दिन गुरुवार है, तो कल से 2 दिन पहले यह दिन कौन सा था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी शनिवार। तो आप इसको ग्राफ बना करके आप लगा लीजिएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में कथन दिया है और उससे संबंधित कारक दिए हैं, निष्कर्ष निकालना है, ये पूरा दिया गया है। तो एक पुस्तकालय पाठकों द्वारा विलम्ब से पुस्तक वापस करने पर वापसी की निर्धारित तिथि के बाद विलंबित दिनों के लिए प्रति 10 रुपये का अर्थदंड दिया जाता है। तो इसमें दिया है, पहला दिया हुआ है महंगी पुस्तकों के लिए अर्थदंड अधिक होगा, सस्ती पुस्तकों के लिए अर्थदंड कम होगा। देखिए अगर हम यहाँ पर निष्कर्ष की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 फॉलो करेंगे। इसलिए अगर ये 50 क्वेश्चंस हैं मैंने आप लोगों के लिए ये दिया था, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिए, ताकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। और मेरे इस GS से संबंधित बहुत सारे और हिंदी संबंधित यहाँ यानी YouTube चैनल पड़े हुए हैं, तो प्लेलिस्ट जा कर के आप देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू।